सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में, रियासतों में बटा हुआ था। फिर इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ताकत उभरी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, मौर्य साम्राज्य। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उस एक आइडिया की कहानी है जिसने पहली बार इस विशाल उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या क्या चुनौतियां आती होंगी? और सबसे बड़ी बात, इतने अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाता है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यह हमें मौर्यों की सोच और उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा देता है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये उस समय की पूरी दुनिया को एक करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो हम इस साम्राज्य की पूरी कहानी देखेंगे, जानेंगे कि कैसे एक आम से लड़के ने इसकी नींव रखी, फिर कैसे एक भयानक युद्ध ने इसके सबसे महान सम्राट का दिल बदल दिया, और ये भी कि ये विशाल सिस्टम आखिर काम कैसे करता था, और अंत में ये क्यों बिखर गया पर अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी हमारे साथ है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिखरे हुए भारत से और एक ऐसे नौजवान से जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके मन में सिर्फ जीत की नहीं बल्कि सबको एकजुट करने की आग थी। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। सोचिए, उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी ताकत नंद वंश को सीधी चुनौती दी, उनकी विशाल सेना को हराया और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें उस जमाने के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है? इसके दो बड़े सोर्स हैं। एक तो चंद्रगुप्त के गुरु और सलाहकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये किताब मानो एक साम्राज्य चलाने की प्रैक्टिकल गाइड बुक है। जासूसी से लेकर टैक्स वसूलने तक सब कुछ है इसमें। और दूसरा सोर्स है मेगस्थनीज जैसे यूनानी राजदूतों के लेख, जो हमें मौर्य दरबार की एक बाहरी नज़र से झलक देते हैं। चंद्रगुप्त का शासनकाल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 321 ईसा पूर्व में नंदों को हराकर सत्ता पाई, फिर सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को हराकर पश्चिम में अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन देखिए, जिंदगी के आखिर में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जैन धर्म अपनाया और एक तपस्वी की तरह अपने प्राण त्याग दिए। ये जीत और वैराग्य की एक असाधारण कहानी है। और ये सिलसिला रुका नहीं। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने इस विजय रथ को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को दक्षिण में दूर तक फैला दिया। अब आते हैं चंद्रगुप्त के पोते अशोक पर। उनके दौर में मौर्य साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा, लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। ये एक भयानक युद्ध और उसके बाद हुए एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। 1.5 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या थी जिन्हें कलिंग के युद्ध के बाद देश निकाला दे दिया गया था। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी तबाही ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। युद्ध से हुई इस भयानक पीड़ा ने एक ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये खुद अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ सकें। इस पछतावे के बाद अशोक ने वो किया जो शायद ही किसी सम्राट ने किया हो। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और एक नई नीति अपनाई, धम्म। ये सिर्फ कोई नैतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को बिना लड़ाई झगड़े के एकजुट रखने का एक बहुत ही शानदार राजनीतिक तरीका भी था। उन्होंने इस कोड को, इन सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में बढ़ावा दिया। मतलब एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जो न्याय, सहनशीलता और इंसानियत पर आधारित हो। और अशोक सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे। जैसा कि ये नक्शा दिखाता है, उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवा दिए। ये उनका तरीका था ये पक्का करने का कि धम्म का संदेश हर एक नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी रहता हो। लेकिन सिर्फ एक नैतिक कोड से तो साम्राज्य नहीं चलता है ना, उसे चलाने के लिए एक दमदार मशीनरी भी चाहिए। तो मौर्य साम्राज्य का ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आखिर था कैसा? मौर्य प्रशासन को आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। पूरे साम्राज्य को बड़े बड़े प्रांतों में बांटा गया था, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। हर प्रांत की अपनी एक राजधानी थी, जैसे उत्तर में तक्षशिला, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर हुआ करती थी। केंद्र सरकार से लेकर एक-एक गांव तक ये पूरा सिस्टम मौर्य ताकत की रीढ़ की हड्डी था।
इसी की वजह से इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रखना और टैक्स इकट्ठा करना मुमकिन हो पाता था। और इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से। राज्य का बड़े बड़े खेतों और खदानों पर कंट्रोल था और व्यापार और खेती पर टैक्स लगता था। इसी पैसे से विशाल सेना और प्रशासन का खर्च चलता था। उस दौर के ये सिक्के ये इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि उनकी इकोनॉमी कितनी सोची समझी और जुड़ी हुई थी। इन सिक्कों ने व्यापार को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर महान साम्राज्य का अंत भी होता है। तो सवाल यह है कि मौर्यों का ये विशाल साम्राज्य जो इतना मजबूत और संगठित था, आखिर ढह क्यों गया और अपने पीछे ये क्या विरासत छोड़ गया? अशोक की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। उनके बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की शांति की नीतियों ने सेना को कमजोर कर दिया, तो कुछ का मानना है कि पैसों की तंगी और दूर के प्रांतों में बढ़ते विद्रोह इसके पतन का कारण बने। लेकिन खत्म होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य की विरासत बहुत गहरी है। उनकी कला और वास्तुकला आज भी हमें हैरान करती है, जैसे सारनाथ का ये मशहूर सिंह स्तंभ जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। असल में मौर्य साम्राज्य ने हमें एक एकीकृत भारत का आइडिया दिया, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया जो बाद में भी कई साम्राज्यों के काम आया, और हाँ, शासन करने का एक नैतिक तरीका भी सिखाया। और आखिर में मौर्य साम्राज्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल छोड़ जाता है। अशोक की कहानी, एक विजेता से एक नैतिक शासक बनने की कहानी, ये सवाल उठाती है कि क्या एक महान साम्राज्य में ताकत और नैतिकता सच में एक साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।